सांसद ने भी उठाइए। अगर आप नहीं उठाएंगे तो ये समाज आपको नकार देगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी को एक बार दोबारा तालियां बजाकर सरकार और संस्थापक मिशन जय भीम। सर कोई निकले ना। सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम और विनम्र नमो बुधाए। हमारे एक साथी थे शांति स्वरूप बौद्ध, भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष थे। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन दुनिया के जाने माने चित्रकार थे, पेंटर थे। वो अपने भाषण में कभी कभी कहते थे कि भाई हाथ जोड़ के काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो हाथ मरोड़ना भी पड़ेगा। तो हाथ जोड़ते जोड़ते तो सालों गुजर गई, अब तो हाथ मरोड़ने का टाइम आ रहा है। और आ इसलिए रहा है, बाकी सारे मुद्दों पे बहुत सारे साथियों ने बोला कि हमें इसमें भी हिस्सेदारी दे दो, उसमें भी दे दो, लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो रिलीजियस इंडस्ट्री। रिलीजियस इंडस्ट्री का व्यापार 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, और रिलीजियस इंडस्ट्री में कब्जा केवल 2 जातियों का है। क्योंकि जितना भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, चलावे का पैसा एक के पास, और जहां से खरीदा जाता है उसका पैसा दूसरे के पास। 2 को छोड़ दो तो तीसरे के हिस्से में कुछ नहीं आता सिवाय बर्बादी के। मुझे एक बात की तसल्ली है, जरा अभी बता रहे थे हमारे निगम साहब, मिशन जय भीम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मन संचालन कर रहे थे, उनका गुजरात के राजूला में अमरेली डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम था। 9 बजे पहुंचना था और हम लोग पहुंचे 10 बजे के बाद। और मेरा जब बोलने का नंबर आया तो उस वक्त 1:10 हो रहे थे रात के। उन्होंने पूरा सच नहीं बताया, मैं पूरा सच बताता हूँ, हॉल नहीं था, वो एक बहुत बड़ा ग्राउंड था। उस प्रोग्राम की तैयारी हमने की थी, लेकिन जैसी तैयारी हो रही थी लगा कि ये ग्राउंड भर जाएगा, जो और लोग आएंगे वो तो सुन नहीं पाएंगे, उनके लिए क्या किया जाए। तो उस ग्राउंड के बाहर एक और ग्राउंड था, उस पर बहुत बड़ी एक 2 कमरे के बराबर की स्क्रीन लगाई, तो ग्राउंड पूरा भर गया, और वो बाहर वाला भी पूरा भर गया। वो 10,000 नहीं 20,000 से भी ज्यादा लोग थे। और रात को 1:10 पे स्पीच शुरू हुई और 1:40 पे खत्म हुई। मुझे खुशी इस बात की कि आधी रात को 20,000 से ज्यादा लोग, और उसमें 10,000 से ज्यादा महिलाएं। ऐसा अद्भुत नजारा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उतना उत्साह, उतना समर्पण। और आज के प्रोग्राम में मैं फिर एक खुशी के साथ शेयर करता हूं। हमारी 2 बहनों ने यहाँ बैठी हुई, एक है अभी, एक साइड चली गई, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, और 2 हमारे प्रोफेसर चले गए, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। लेकिन इन चारों की बात से मैं इस भरोसे पे तो पहुंच गया हूं कि अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। लोगों का डर, जो अंदर डर था बोलने का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। खत्म नहीं हुआ अभी, खत्म नहीं हुआ, लेकिन कम हो रहा है। कुछ लोग बोलने लगे हैं, और हमारे सांसद, विधायक, मंत्री भी कुछ लोग बोलने लगे हैं। बोलने की शुरुआत हो गई है, सफलता जरूर मिलेगी। मारने की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। और हमारे बोल रहे थे राहुल नागपाल और सागपाल, मारने पीटने की जरूरत नहीं। मारने पीटने वाला काम तो दंगाइयों का होता है। हम लोग केवल एकजुट हो जाएं और अपने लोगों में ये भरोसा दे दे, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के, माइनॉरिटीज के नेताओं में हम ये भरोसा दे दें कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्योंकि उन्हें अपने वोट, अपने टिकट के कटने की चिंता रहती है, इसीलिए वो लोग बोल नहीं पाते। लेकिन ये ना बोलने का कितना बड़ा खामियाजा पूरे भारत ने उठाया है। पूरे देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा उठा रहा है, माइनॉरिटीज उठा रही है, जिसका आभास आप लोग को नहीं है। मैं बार बार जहां जाता हूं वो बात बोलता हूं। हो सकता है बहुत से लोग कहते हो कि ये बात बार बार क्यों बोलते हैं,
तो बोलते हैं, लेकिन एक बात जब तक सबके दिमाग में ना बैठ जाए तब तक मैं बोलता रहूंगा। मैं तो इन्हीं अपने निगम साहब का एग्जांपल देता हूं, जो मैं संचालन कर रहे थे। ये दिल्ली में इनका एडमिशन हुआ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, और उनकी पूरे साल की जो फीस जमा होती थी वो शायद होती थी 180 रुपए, और इनको जो वजीफा मिलता था इतना कि 180 रुपए की फीस जमा करने के बाद ये अपने 2 जोड़ी कपड़े भी बनवा लेते थे और थोड़ा बहुत चाय पानी भी अपना उसी वजीफे में खर्च उठा लेते थे। और उस वजीफे के पैसे से और रिजर्वेशन के माध्यम से इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की, और उसके बाद दिल्ली में जो बस चलती है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की डीटीसी की, उसमें मैनेजर की पोस्ट से शुरुआत की, और सबसे ऊपर की पोस्ट आईएएस से एकदम जो नीचे वाली होती है वो होते चीफ जनरल मैनेजर। उस पोस्ट से वो रिटायर हुए। किस वजह से इतना आगे तक पहुंच पाए? 2 कारण थे। पहला, जो मनुस्मृति के माध्यम से देश में, हमारे भारत में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग, जिसमें माइनॉरिटी के भी आते हैं, चूंकि जब माइनॉरिटी का नाम निशान नहीं था उस धर्म का, चाहे ईसाई हो या दूसरे धर्म हो, उनका नाम निशान भी नहीं था तब मनुस्मृति का कानून लागू था देश में। चूंकि अब से 550 साल पहले सिख धर्म बना, उससे पहले सिख जो माइनॉरिटी वो तो था ही नहीं। अब से 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म की स्थापना हुई, उससे पहले ईसाई धर्म तो था नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जब ये माइनॉरिटीज में नहीं था तब मनुस्मृति लागू हो चुकी थी, जिसमें इस देश के शूद्रों और अछूतों के पढ़ने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, और इसके साथ साथ संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो बंदिश तोड़ी और साथ में रिजर्वेशन दिलवा दिया, तो वो इंजीनियर बन गए, और मैं भी एक वकील बन गया, और फिर एमएलए भी बना, मंत्री भी बना, आज भी मैं एमएलए। लेकिन अगर ये रिजर्वेशन नहीं मिलता और पढ़ने का रास्ता ना खुलता तो ना मैं पढ़ पाता, ना वकील बन पाता, ना एमएलए बन पाता, ना मंत्री बन पाता, ना वो इंजीनियर बन पाते। तो ये जो रास्ता खुला था वो पढ़ने से खुला था, रिजर्वेशन से खुला था। ये रास्ता हमारे सबके होते हुए, हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति होते हुए हमारा ये आगे बढ़ने का रास्ता सरकारों ने बंद कर दिया है। क्योंकि आज वो शिक्षा को लगभग प्राइवेटाइज कर चुके हैं। शिक्षा इतनी महंगी कर चुके कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से निगम साहब ने इंजीनियरिंग की, और वो भी वजीफे के पैसे से की, आज अगर आपके अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करानी हो उसी इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो आपके पास रिजर्व का होने के बावजूद भी अगर 20 लाख रुपया होगा तो आपका बच्चा वहां इंजीनियरिंग कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो देश में क्या ये सच नहीं है कि देश के SC ST 99% ऐसे हैं जिनके परिवारों के पास अपने बच्चों की इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, लॉ की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री कराने के लिए 15-20 लाख रुपए जो चाहिए वो नहीं है। अभी जिनका नीट में एडमिशन ऑफर हुआ है या जेईई मेन के अंदर करने के बाद जिनका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है, मेरे पास अब तक कम से कम ऐसे 100 फोन आ चुके हैं कि नंबर तो आ गया, बच्चा बहुत होशियार है, 2-3 लाख रुपए लगाए थे, कोचिंग करवा दी थी, नंबर आ गया, लेकिन अब एडमिशन ऑफर हुआ है, लेकिन एडमिशन लेने के लिए फीस के लिए पैसे नहीं है। कुछ मदद कीजिए एमएलए साहब, आप तो मंत्री भी रहे हैं। अरे मंत्री तो रहा हूं, पर मेरे पास ऐसी कौन सी पावर है कि मैं उनकी लाखों रुपए की फीस जमा कर दूं। लेकिन मन में ये पीड़ा जरूर है कि वो बच्चे काबिल हैं, पढ़ना चाहते हैं, गरीब परिवारों से, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, और वो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल में सेलेक्ट होने के बावजूद पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। तो क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए जो लगातार शिक्षा को महंगा करती जा रही है? क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए जिन्होंने रेलवे बेच दिया, पोस्टल डिपार्टमेंट बंद कर दिया,
एमटीएनएल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए। जब सब कुछ बिक गया तो जो प्राइवेटाइज हो गया वहां तो रिजर्वेशन वैसे भी खत्म हो गया। तो जब रिजर्वेशन खत्म ही कर दिया उन्होंने उन सब विभागों को प्राइवेटाइज करके, इसका मतलब हमारे लोगों की जो नौकरी का रास्ता था वो भी उन्होंने बंद कर दिया। और जब वो बंद किया जा रहा था तब भी तो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री और राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने क्या अपनी जिम्मेदारी निभाई? नहीं निभाई ना। आए दिन मेरी जेब में पर्ची पड़ी है, शंकर मेघवाल के घर पे हमला हुआ, उसकी गर्दन काट दी, उसके फादर बीच में उसका हाथ काट दिया, पूरे परिवार को घायल कर दिया। और एक शंकर मेघवाल नहीं, पता नहीं कितने लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े मारे जा रहे हैं, उनके मुंह पे पेशाब किया जा रहा है, लेकिन सरकार पे तो कोई असर होता नहीं। और हमारे सांसद, विधायक, मंत्री जो पहले बैठे हैं वो भी संसद के अंदर, विधानसभा में ऐसे मुद्दों पे मजबूती के साथ आवाज नहीं उठाते। एक दूसरे व्यक्ति का हत्या हुई तो उसको 50 लाख का मुआवजा दिया, शंकर लाल मेघवाल की हत्या हुई तो उसको 15 लाख का मुआवजा दिया। भाई ये पक्षपात क्यों? और सवाल ये है कि आप और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस लड़ाई को कैसे जीते, कैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो। इसमें बाधा कहां है? कभी सोचा इसमें बाधा कहां है? इसमें बाधा दो हैं। एक, धर्म के प्रति अंधापन, मरने के बाद स्वर्ग पाने की इच्छा। आज तो नरक में जी रहे हो, मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा को लेकर पता नहीं क्या क्या करते घूम रहे हो भाई। अरे आज जो तुम्हारा जीवन है इसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। आज तक हमें दुनिया में कोई आदमी नहीं मिला कि मेरा पहले जीवन में ये था और दूसरे में देखो मैं स्वर्ग में रह रहा हूं। आज तक तो कोई मिला नहीं है। तो तुम अपना आज जो नरक बना दिया तुम्हारा, उसको स्वर्ग बनाने पे काम कर लो जीते जी। मरने के बाद किसका क्या पता। वैसे तो बुद्ध तो बताया कि मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है यही है। तो अपना आज ठीक करो ना। हम धर्म के प्रति अंधे होकर अपने लिए गुलामी कबूल कर रहे हैं। और गुलामी तोड़ने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी अंधविश्वास, पाखंडवाद को दूर करने का रास्ता बता के उसमें उसके बाद देखो बुद्ध से शुरुआत हुई। बुद्ध पहले साइंटिस्ट हैं और बुद्ध के बाद अनेकों आए, फिर संत कबीर, संत गुरु रविदास, गुरु नानक देव जी आए, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पेरियार, ललित सिंह यादव, राम स्वरूप गुरुवार, जगदीश बाबू कुशवाहा। तो कितने हमारे महापुरुषों की लंबी फहरिस्त है जो लोग बार बार जगाते जगाते हमें चले गए, लेकिन हम अंधविश्वास, पाखंडवाद को छोड़ने को तैयार नहीं है। एक फायदा बता दो, केवल एक, अंधविश्वास, पाखंडवाद से ये फायदा है। नुकसान तो मैं हजार गिना दूंगा पर कोई एक फायदा नहीं गिना सकता। तो हम लोग दो कारणों से फेल हो रहे हैं। एक, जाति की वजह से। अब जाति बनाने वाला जाति को जिंदा रखना चाहता है और जो जाति की वजह से उत्पीड़ित परेशान है, चाहे वो शूद्र में ओबीसी में आता हो, चाहे वो अनुसूचित जाति है जनजाति में आता हो, लेकिन उसी जाति की वजह से, जिसके वजह से उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसका प्रमोशन रुक रहा है, उसको सस्पेंड किया जा रहा है, उसको इंटरव्यू में कम नंबर दिए जा रहे हैं, ये सब जानते हुए कि ये मेरे साथ जाति की वजह से हो रहा है, फिर भी अपने अंदर जाति खत्म करने को तैयार नहीं है। ये वैसे अच्छा है एक वो दिया आप लोगों ने, ये जो जनरल कैटेगरी खत्म करके इसकी बजाय नेशन बिल्डर्स कैटेगरी होनी चाहिए। 25% रिजर्वेशन इसमें इस नाम का कर दो, जो इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज करेगा उसके लिए 25% रिजर्व सीट। बाकी तरीका अच्छा है। वैसे जाति पे सबसे बड़ी चोट करने का ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इसको भी आगे से रेगुलर इसको मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बाधा है। और हम लोग कम से कम आपस में तो रोटी बेटी का रिश्ता करना शुरू कर दें। हम आपस में कर रहे हैं क्या? जिसके कोई देर को जितने यहाँ बैठे, जहाँ भी ज्यादातर लोग जब बच्चे की शादी करते हो तो टेट दिखवाते हो किसी ब्राह्मण से और कहते हो भैया मेरी ये जाति, इस जाति में ढूंढ दो लड़का लड़की। तो हम छोड़ने को तो तैयार है ही नहीं। सुधार अपने घर से शुरू करो, फिर बाहर भी हो जाएगा।
उनसे उम्मीद कर रहे हैं जाति खत्म करने की जिनको जाति की वजह से फायदा है, और जिनको जाति की वजह से नुकसान है वो जाति खत्म करने को तैयार नहीं है। तो फिर समाधान क्या है भाई? फिर समाधान क्या है? समाधान तो तब होगा जब मन से जो बात बोल रहे हैं, जैसे हम आज यहां मन से बोल रहे हैं ना, जिस बात को बोल रहे हैं उसे अपने खुद के मन में आत्मसात तो कर ले, अपने आचरण में तो ले आए, वरना तो हम अपने महापुरुषों की मेहनत को भी बेकार कर रहे हैं। जो महापुरुष हमारे मार्गदर्शन देके गए उस मार्गदर्शन को मान तो नहीं रहे हम सब कह रहे हैं हम अपने बुजुर्गों को मानते हैं, अपने हम पेरियार जी को मानते हैं, बाबा साहेब को मानते हैं, फूले जी को मानते हैं, साहू महाराज को मानते हैं, पेरियार को मानते हैं। भैया जो मानते हैं तो उनकी बात को भी तो मान लो, फोटो तो लगा रहे हैं उनकी, मूर्ति के ऊपर तो मरने मिटने को तैयार है, मूर्ति का हाथ तोड़ दिया तो अपने खून बहाने को तैयार है। लेकिन जो वो मूर्तियां जिनको हम सजा रहे हैं, जो वो हमें बोल के गए, हम उसे अंगीकार भी तो कर लें, अपने आचरण में भी तो उतार लें। पढ़ाई को औजार हथियार बनाओ, बच्चों को कहो अंधविश्वास पाखंडवाद में पढ़ने की बजाय अगर किताबों में डूब जाओगे तो इसी जीवन में स्वर्ग पालोगे। ज्ञान के रास्ते पे चलो, आपस में भाईचारा पैदा करो, एक दूसरे की मदद करो, क्रिटिसाइज एक दूसरे को करना बंद करो। हम लोग तो जहां भी प्रोग्राम होते हैं कई जगह ज्यादातर जगह पे एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे को लेट डाउन करने से, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छी खबर तो है ना कि अच्छी बात को स्वीकार करो ना। ओबीसी में से बहुत सारे लोग अब रात दिन लगे पड़े हैं, अनुसूचित जाति जनजाति में से लाखों लोग लगे पड़े हैं, माइनॉरिटी में से भी लाखों लोग लगे पड़े हैं, जो इस बहुजन समाज बनाने की बात करके रात दिन मेहनत कर रहे हैं। बस ये जो टुकड़ों में बिखरे हुए तरीके से मेहनत चल रही है, हमारे किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, वो भी बिखरे हुए लड़ रहे हैं। सारे लोग मिलके अगर अपनी आपस में एकजुटता ले आए और मुद्दे बकायदा डिसाइड कर ले, मुद्दों पे एकजुटता कर ले, कम से कम मुद्दों पे तो एकजुटता हो सकती है, संगठन पे तक हजारों, क्योंकि संगठन तो उनके भी हजारों हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम मुद्दों आधारित एकता आपस में पैदा कर लें कि ये हमारे सबके मुद्दे हैं और इन मुद्दों को हम मिलकर लड़ेंगे, और अपने जितने सांसद विधायक और मंत्री हैं टीम बना के बीच बीच में उनसे लगातार मिले। कई बार क्या होता है, आपने एक बार उसे एक बात कही है, उसके दिमाग से निकल गई, उसे याद ही नहीं है, साल निकल गई पूरी, और आप एक साल बाद मिलकर कहो जी आपको तो एक आते तो हुआ ही नहीं भाई, से जब आपने कहा था नहीं हुआ तो एक महीने बाद फिर पूछ लो, इज्जत कम थोड़ा हो जाएगी। और साथ में उसे ये भी लगना चाहिए भी ये सारी ताकत तेरे पीछे क्यों करने की जरूरत है, टिकट तेरा नहीं कटेगा, टिकट तेरी टिकट काटने वाले का कट जाएगा पर तेरा नहीं कटेगा, तू समाज के लड़ाई लड़ता रहे। जिस दिन हमने अपने लोगों में ये ताकत दे दी, तुम सामाजिक मुद्दे मजबूती से संसद और विधानसभा के अंदर उठाओ, हम आपकी ताकत बनेंगे। क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है बात को देख के। एम नागराज वाले जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन होना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए डाटा चाहिए, सर्वे होना चाहिए और एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन जितने केस कोर्ट में है, कोर्ट ने कहा क्या कोई सर्वे डाटा है? नो डाटा सर्वे तो नहीं है, और उसी आधार पर केस डिसमिस। इसी वजह से सरकारों ने तय किया कि जाति जनगणना, जाति सर्वे और उसका फिर फाइनेंशियल सर्वे, ये सारा सर्वे कराएंगे ताकि पता लग सके किस किस जाति के हिस्से में क्या है, किसकी क्या स्थिति है, नौकरी में भी उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। और पहली सरकार बिहार की हुई जिसने सर्वे कर लिया, लेकिन वहां के हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये जीते और जाति जनगणना के वो सारे आंकड़े जारी हुए। उसके बाद उन्होंने उसी संख्या के हिसाब से वहां की सरकार ने रिजर्वेशन बढ़ा दिया, 65% कर दिया, लेकिन वहां के हाई कोर्ट ने रोक दिया। अब हाई कोर्ट के रोकने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए, कल का सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो अगली तारीख लगा दी, उन्होंने उस स्टे को हटाने से, वैकेट करने से मना कर दिया। यानी जब पिछड़े वर्ग का मसला आए, दलित वर्ग का मसला आए,
आदिवासी वर्ग का मसला है तो यही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टे लगा देती है। लेकिन जब संविधान के खिलाफ जाके ईडब्ल्यूएस लाया गया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में दोज कैटेगरीज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अब those are not under representation, those are over represented, those are socially and educationally more strengthened, more powerful. Then on what ground EWS reservation is given? When this issue came before the court, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे नहीं दिया, EWS पे स्टे नहीं लगाया और बाद में फिर उसको जायज भी ठहरा दिया। तो वो जो रिजर्वेशन गलत था उसको स्टे नहीं किया, जो कानून के खिलाफ था उसको स्टे नहीं किया, लेकिन ओबीसी का जनसंख्या के जब आंकड़े आ गए उसके हिसाब से बढ़ा दिया, उसको स्टे कर दिया। ये मानसिकता कोर्ट की। कोई कहेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसी हजार झेलने को तैयार हैं। कोर्ट में न्याय के लिए जाते हैं, अन्याय की उम्मीद नहीं करते, लेकिन अगर कोर्ट में अन्याय होगा तो हम ऐसे जजमेंट को भी क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे। यह अधिकार भी हमें संविधान देता है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, ये गलत बात है, सही बात है? क्या ये स्टे जो वेकेट नहीं करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को? जो सर्वे करने के बाद जनसंख्या के हिसाब से जो हिस्सेदारी बनती थी वो हिस्सेदारी दे दी, तो उसे रोकने का क्या मतलब भाई? नहीं रोकना चाहिए। इसीलिए दो चीजें जरा ध्यान में रखना। अगर आपके हाथ में सरकार आ भी जाए, आपके रोजी बहुजनों को हुक्मरान बनना चाहिए, चलो जी बना दी हुक्मरान, बन गए। धनगर साहब को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, बन गए। सर आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए। अच्छा आपका छोड़ देता हूँ मैं, अरे डॉक्टर अनिल जैन जी को बना देता हूँ, डॉक्टर अनिल यादव जी, वो बन गए देश का प्रधानमंत्री, बहुजन समाज ने मिलकर बना दिया। अब आता है नीति निर्धारित करना, सरकार तो बना लिया आपने, प्रधानमंत्री बन गए। अब आप चाह रहे हो दलित पिछड़े आदिवासियों को न्याय देना, तो क्या ये प्रधानमंत्री अपने हाथ से नोटिंग ड्राफ्टिंग करेंगे या फाइल नीचे से आएगी? अपने सेक्रेटरी को तो कहेंगे कि आप ये पॉलिसी बना के लाइए। और अगर 80 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी है और उसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी तीनों मिलाकर 81 में से अगर 3 है, 78 उनके। जो पॉलिसी बना रहा है, पॉलिसी बनाने वाले आपका आदमी है ही नहीं, तो उसमें रिजर्वेशन कब मांगोगे भाई? उसमें रिजर्वेशन कब मांगोगे? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरीट है, अगर उसमें 81 कैबिनेट सेक्रेटरीज है, तो 81 कैबिनेट सेक्रेटरीज में भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के उनकी जनसंख्या के हिसाब से सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनने चाहिए। जैसा अभी विल्सन साहब बता रहे थे कि राहुल गांधी जी ने संसद में मुद्दा उठाया कि सीतारमन जी ने जो 20 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि आप ये बजट तैयार करो। अब उसमें जब आपका आदमी है ही नहीं, तो आपकी स्कीम तो आपके लिए पैसा एलोकेट होने में पक्षपात हो गई होगा। तो अगर इनको हमने प्रधानमंत्री बना भी दिया, अनिल यादव जी को, अब इनके पास ऑफिसर्स तो सारे वो हैं, तो क्या जो पॉलिसी ये उनसे बनवाना चाहते हैं वो पॉलिसी टाइम से ठीक से बना के लाएंगे टाइम से क्या? तो फिर तो बात हो गई फिर। और दूसरी बात, मान लो इन्होंने बहुत ज्यादा दबाव देके जैसे तैसे पॉलिसी बनवा दी, कैप्टन साहब अनिल जैन जी ने जैसे तैसे प्रेशर बना के अफसरों पे पॉलिसी बनवा दी, बीइंग प्राइम मिनिस्टर।
अब जैसे ये लागू करेंगे, कोई एक आदमी जज ही कह देगा भाई तू डाल कोर्ट में, मैं हूं, मेरे पास लगवा दी हूं। ऐसा हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगवाया जाएगा, वहां एक स्पेसिफिक कोर्ट के सामने लगवाया जाएगा, और अनिल यादव की मेहनत जीरो, कोर्ट कर देगा स्टे। दिस इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। ये तो मतलब आपकी सारी मेहनत, पूरी सरकार, पूरा चुनाव, पूरी वोट देके जो बनाई, सब जीरो। रोक देगी कोर्ट। क्यों रोक देगी? क्योंकि उस सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो जज बनने का रास्ता है, जो 75% के करीब जज जो डायरेक्ट वकील से बनते हैं, वो कॉलेजियम बनाती है, जो मैडम ने बात रखी थी। और कॉलेजियम में आपका आदमी है नहीं, तो आपके आदमी, आपके वकील, जो काबिल वकील अवेलेबल है, काबिल होने के बावजूद उनको तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कोई बना ही नहीं सकता। क्योंकि जिस कॉलेजियम से नाम जाना है, उसके दो ही तरीके हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऊपर लेवल का आपके जज हो, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, या फिर राजनीति में सीधा प्रधानमंत्री चाहे कि हमने डायरेक्ट वालों में अपने 10 आदमी भेजने, वो खुद वो चाहे तो। अब आपका ना तो वहां जुडिशरी में ऊपर कोई नाम भेजने वाला कॉलेजियम में, और ना ही प्रधानमंत्री है, बेशक वो कहे मैं ओबीसी का हूं। ओबीसी के तो भैया तुम ही बता दो, 10 साल से ज्यादा होगी, 11वीं साल चल रही है, तुमने कितने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिए? ओबीसी हो तो ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन तो दे दो, दे दिया क्या? लोग कहते हैं गौतम जी आप कुछ ज्यादा ही कड़वा बोलते हो। भाई कड़वा लगे या मीठा लगे, बोलना सच है। लगातार चोट तब तक मारते रहेंगे, तब तक मारते रहेंगे, जब तक ये मजबूत पत्थर टूट के गिर ना जाए। पहली चोट में नहीं टूटेगा, दूसरे में टूटेगा, तीसरे में टूटेगा, पर किसी न किसी चोट में ये तानाशाही पत्थर, ये जातिवादी व्यवस्था पर आधारित पत्थर नहीं, जो पहाड़ है, ये पहाड़ टूटेगा, हम तोड़ेंगे। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित समाज, माइनॉरिटी के लोग जिनकी हकमारी हो रही है, उस पहाड़ को तोड़ने की ताकत आपके अंदर है, बशर्ते कि आप अपने अंदर को ताकत को पहचानो। आप अपने अंदर की ताकत को पहचान ही नहीं रहे हो। मुझे याद आ गया किस्सा, उसे कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। लास्ट है, बिल्कुल मुझे पता खाने का इंतजार है, इसलिए लास्ट में मैं 1 मिनट कह के एक बात खत्म करूंगा। मैं तब मंत्री था, तब एक केस आया उत्तराखंड का। उत्तराखंड में स्कूल के एक बच्चों ने कहा कि हम इस खाने को नहीं खाएंगे, मिड डे मील को। क्यों नहीं खाओगे? कहते ये दलित महिला ने बनाया है। यानी वो जो खाना बनाने वाली महिला थी, उसे भोजन माता बोलते हैं, वो दलित भोजन माता ने बनाया है, इसलिए हम उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तो बच्चों को समझाने की बजाय प्रशासन ने उस दलित महिला की नौकरी छीन ली। बच्चों को नहीं समझाया कि बच्चे ऐसे नहीं करते, खाना खाना होता है, उल्टे उसकी नौकरी छीन ली। जब मुझे पता लगा तो मैंने उस महिला को दिल्ली में नौकरी देने का ऑफर किया, और साथ में फिर मैं एक बात कही, जो बात बहुत दूर तक गई, वो बात मैं यहाँ भी रिपीट करना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादातर मुद्दे कहे जा चुके हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, यहाँ बड़े कुछ लोग जमींदार भी बैठे जिनके पास अच्छी जमीनें हैं, दलितों के पास तो नहीं है खैर, पर पिछड़े वर्गों में कुछ जातियों पर जमीनें हैं। मैं कह रहा हूँ कि जमीन का मालिक पूरे देश में कोई भी हो,